Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्जाम ऑफ 19 अगस्त सेकेंड शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 19 अगस्त यानी आज के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला और इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में रहने वाला। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीट्स डिड द भारतीय जनता पार्टी विन इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025, यानी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो कि कितनी सीटें जो कि जीती थी। तो 48 सीटें जो कि जीती। तो राइट आंसर आपका 48 हो जाएगा। द दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025 फॉर ऑल 70 मेंबर्स ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली वेयर हेल्ड ऑन 5 फरवरी 2025। दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सदस्यों के चुनाव के लिए 5 फरवरी 2025 को 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए। द काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड द अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट टुक प्लेस ऑन 8 फरवरी 2025। मतगणना और परिणामों की घोषणा जो कि 8 फरवरी 2025 को जो कि हुई थी। द भारतीय जनता पार्टी वॉन 48 सीट, सेक्योर्ड अ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर जो कि पूर्ण बहुमत जो कि हासिल किया और सरकार बनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु इज़ द यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर 700 रन इन अ सिंगल आईपीएल सीजन, यानी आईपीएल में एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है। तो साई सुदर्शन जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। 8 एन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गुजरात टाइटंस, साई सुदर्शन मेट हिस्ट्री इन द आईपीएल by becoming the youngest player to score 700 runs in a single सीजन, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने आईपीएल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जब वे एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच मिसाइल सिस्टम इज कैपेबल फॉर इंटरसेप्टिंग एरियल अटैक्स सच एज एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, यानी कौन सी मिसाइल प्रणाली हवाई हमलों जैसे विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में सक्षम है। तो रसिया S-400 मिसाइल सिस्टम जो कि आपका है, रूस द्वारा S-400 मिसाइल प्रणाली जो कि दिया गया है, तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। रसिया S-400 मिसाइल सिस्टम इज कंसिडर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड। रूस के S-400 मिसाइल प्रणाली को दुनिया की सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। दिस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ इंटरसेप्टिंग एरियल अटैक्स सच एज एयरक्राफ्ट मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। यह सिस्टम जो कि हवा हमले जैसे विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में सक्षम है। इन मई 2025 इंडिया सक्सेसफुली थ्वार्टेड पाकिस्तान ड्रोन्स एंड मिसाइल अटैक विद द हेल्प ऑफ S-400। भारत ने मई 2025 में पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों S-400 की मदद से जो कि सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2025, यानी विश्व जल दिवस 2025 का जो कि विषय पूछा होगा, तो जान लेते हैं। वर्ल्ड वाटर डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है एवरी 22 मार्च, यानी विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को जो कि मनाया जाता है। इन 2025 इट्स मेन थीम वाज ग्लेशियर कंजर्वेशन, फोकसिंग ऑन द रोल ऑफ ग्लेशियर इन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी 2025 में इसका मुख्य विषय जो कि ग्लेशियर संरक्षण था, जो जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में ग्लेशियरों की भूमिका पर केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो 100 मिशन NVS-02, यानी इसरो द्वारा 100वां मिशन जो कि NVS-02 के प्रक्षेपण यान का नाम पूछा गया होगा, तो चलिए जान लेते हैं। इसरो 100 मिशन NVS-02 is taking flight which will revolutionize इंडिया रीजनल नेविगेशन, यानी इसरो का 100वां मिशन NVS-02 उड़ान भर रहा है, जो भारत क्षेत्रीय नेविगेशन में जो कि क्रांति लाएगा। विथ एक्यूरेट GPS, डिजास्टर रिलाइजेंस एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस एप्लीकेशन, दिस सैटेलाइट विल स्ट्रेंथन इंडिया NVIC सिस्टम, यानी सटीक GPS, आपदा प्रतिरोधक क्षमता और राजनीतिक रक्षा अनुप्रयोगों के साथ यह उपग्रह भारत की NVLC प्रणाली को जो कि मजबूत करेगा। इसरो 100वां मिशन लॉन्च की बात कर लें तो लॉन्च डेट जो कि 29 जनवरी 2025 था। वहीं बात कर ले लॉन्च व्हीकल, तो आपका GSLV F-15 जो कि आपका प्रक्षेपण यान था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा GSLV F-15। वहीं बात कर ले लॉन्च साइट आपका कौन सा है, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर
जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में जो कि आपका है। प्रक्षेपण स्थान की बात करें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में जो कि आंध्र प्रदेश में है आपका। सिग्निफिकेंस की बात कर ले महत्व की, तो दिस लॉन्च मार्क्स द 100 mission from the Sriharikota launch site, a significant milestone for the Indian Space Research Organization ISRO। यह प्रक्षेपण जो कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से 100वां मिशन जो कि है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच ऑफिसर्स सुपरवाइज द इंटायर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, यानी मुगल काल में पूरे राज्य की वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था। तो इन द मुगल एम्पायर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजिंग द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंटरेस्टेड टू द दीवाने कुल और दीवाने आला हु एक्टेड द चीफ दीवानी, यानी मुगल साम्राज्य में वित्तीय व्यवस्था को देख रेख की दीवानी जो कि दीवाने कुल या दीवाने आला की जो कि होती थी, जो मुख्य दीवान के रूप में जो कि कार्य करते थे। तो ऑप्शन में आपका ये दोनों में से कोई होगा एक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिस पोजीशन वाज द हेड ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल अफेयर्स, यानी यह पद राजस्व प्रशासन और वित्तीय मामलों का प्रमुख जो कि होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग एलपीजी, यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन इन 1991, यानी 1991 में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में आर्थिक संकट से उभरने के लिए किसने वित्तीय सहायता जो कि प्रदान की थी। तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो कि किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन 1991 द एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वेयर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सुधारों को भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा जो कि लागू किया गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन दिस रिफॉर्म्स। इस दौरान जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि वित्त मंत्री थे और उन्होंने इस सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिया टू ओवरकम द इकोनॉमिक क्राइसिस विच हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग देज रिफॉर्म्स, यानी IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को आर्थिक संकट से उबरने के लिए जो कि वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे इन सुधारों को लागू करने में जो कि मदद मिली। तो IMF जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की जो कि खेती की जाती है। तो सर्वल टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सम ऑफ द मेजर वंस आर कॉन्टोर फार्मिंग, ट्रेसिंग एंड कवर क्रॉप्स, यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कई प्रकार की जो कि खेती की जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख है आपका समोच्च खेती, सीढ़ीदार खेती और आवरण फसलें जो कि उगाई जाती है। तो देख लीजिएगा ये सब में से कौन सा आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बारी बारी से जान लेते हैं। ट्रेसिंग यानी सीढ़ीदार खेती क्या कहलाता है। इन ट्रेसिंग क्रॉप्स आर ग्रोन अकॉर्डिंग टू द काउंटर ऑफ द लैंड्स एंड स्टेप आर बिल्ड इन हिली एरियाज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। दिस मेथड रिड्यूस वाटर रन ऑफ एंड हेल्प्स कंजर्व सॉइल, यानी सीढ़ीनुमा खेती में जमीन की रूपरेखा के अनुरूप फसलें उगाई जाती है और पहाड़ी इलाकों में सीढ़ियाँ बनाकर मिट्टी का कटाव रोका जाता है। इस पद्धति से पानी का बहाव कम होता है और मिट्टी का जो कि संरक्षण होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका समोच्च रेखा खेती यानी कॉन्टोर फार्मिंग। तो इन दिस मेथड फ्लोइंग इज डाउन अलोंग द कॉन्टोर लाइन्स ऑफ स्लोप, दिस स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन, यानी इस विधि में ढलान के साथ साथ समोच्च रेखा के साथ खेती की जुताई जो कि की जाती है। इससे पानी का बहाव जो कि धीमा हो जाता है और मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका है क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्रण। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्राउंड इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस विच हेल्प्स इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, डीप रूटेड क्रॉप्स स्टलाइज एंड सॉइल एंड रिड्यूस इरोजन, यानी विभिन्न प्रकार की फसलें जो कि एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है, जो मिट्टी के स्वस्थ और बेहतर बनाने में मदद करता है। गहरी जड़ों वाली फसलें मिट्टी को स्थिर करने में मदद करती है और जिससे कटाव जो कि कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कवर क्रॉप्स यानी आवरण फसलें।
किस प्रकार का होता है तो जान लेते हैं। ड्यूरिंग द इंटरवल बिटवीन क्रॉप सीजन ग्रीन मैन्योर और अदर क्रॉप्स आर ग्राउंड टू कवर द सॉइल, दिस प्रोटेक्ट्स द सॉइल फ्रॉम वाइंड एंड वाटर इरोजन, यानी फसल के मौसम के बीच मिट्टी को ढकने के लिए जो कि हरी खाद या अन्य फसलें उगाई जाती है। यह मिट्टी को हवा और पानी से जो कि पानी के कटाव से जो कि बचाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1639 to 40, यानी 1639-40 में क्या निर्माण हुआ था तो फोर्ट सेंट जॉर्ज वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1639-40 लोकेटेड इन चेन्नई मद्रास। 1639-40 में जो कि आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण जो कि हुआ था जो चेन्नई मद्रास में जो कि स्थित है। तो इससे रिलेटेड जो कि आपका एक क्वेश्चन था। इट वाज फर्स्ट इंग्लिश फोर्ट इन इंडिया, यह भारत में पहला अंग्रेजी किला जो कि था। इट्स इनिशियल कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 23 अप्रैल 1644, यानी 23 अप्रैल 1644 को जो कि इसका प्रारंभिक निर्माण कार्य जो कि पूरा हो गया था। सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर्ट सर जॉर्ज, यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में जो कि कुछ और जानकारी जान लेते हैं। दिस फोर्ट वाज इस्टेब्लिश एज अ ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यह किला जो कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार केंद्र के रूप में जो कि स्थापित किया गया था। एट प्रेजेंट दिस फोर्ट सर्व एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली, वर्तमान में यह किला जो कि तमिलनाडु विधानसभा के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में जो कि कार्य करता है। दिस फोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह किला जो कि भारत में ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका द थ्री मेजर रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयज आर द इंडस, द गंगा एंड, तीसरा जो कि आपसे पूछा गया था कि हिमालय से निकलने वाली तीन मुख्य नदियाँ जो कि सिंधु, गंगा और कौन सा है तो द थ्री मेजर रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयज आर इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो कि आपका है हिमालय से निकलने वाली तीन मुख्य नदियाँ की बात कर ले तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि है। दिस थ्री रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयज अलॉन्ग विथ देयर ट्रिब्यूटरीज फॉर्म ऑफ वास्ट रिवर सिस्टम, यानी यह तीनों नदियाँ जो कि हिमालय से निकलती है और अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर एक विशाल नदी प्रणाली जो कि बनाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी मंत्री परिषद में क्या कार्य होता है तो आपका द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ थ्री कैटेगरीज मिनिस्टर्स, नेमली कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। मंत्री परिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियां जो कि होती है अर्थात कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अमॉन्ग ऑल दिस मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर होल्ड द टॉप पोजीशन, इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर जो कि प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर ले तो दे आर द हेड ऑफ इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स ईटीसी। कैबिनेट मंत्री ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के जो कि प्रमुख होते हैं। वहीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात कर ले विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, दे आर यूजुअली गिवन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, यानी दे अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स ओनली व्हेन इन्वाइटेड। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री की बात कर ले तो इन्हें अक्सर छोटे मंत्रालयों का भार जो कि दिया जाता है, यह केवल निमंत्रण मिलने पर ही जो कि कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं। वहीं बात कर लें मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तो दे वर्क एज असिस्टेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी राज्य मंत्री की बात कर ले तो ये किसी कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में जो कि काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर्टिकल वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, यानी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा जो कि अनुच्छेद जोड़ा गया है तो आर्टिकल 21A जो कि आपका जोड़ा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा। इन 2022 द 86 अमेंडमेंट वाज मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 2002 में भारत में संविधान में 6वां जो कि संशोधन किया गया। इट्स इंट्रोड्यूस द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस संशोधन ने संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार को जो कि जोड़ा है। दिस अमेंडमेंट इंसर्ट आर्टिकल 21A मेकिंग द राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रेन एज 6 to 14 ईयर्स। इस संशोधन ने अनुच्छेद 21 जो कि डाला है जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार जो कि बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट हैपेंस ड्यू द एक्सेस इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से क्या होता है तो एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन लीड द वेट गेन
इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज़ एंड नेगेटिवली अफेक्ट हार्ट हेल्थ, यानी कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में सेवन करने से जो कि वजन बढ़ सकता है, मधुमेह का जो कि खतरा बढ़ सकता है, हृदय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव जो कि पड़ सकता है। इन एडिशन excessive intake of carbohydrate may also cause digestive problem, fatigue and reduce cognitive function, यानी इसके अलावा जो कि अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट से जो कि आपका सेवन से पाचन संबंधी समस्या, थकान और संज्ञात्मक कार्यों में कमी का जो कि कारण भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड टाइम। तो बात कर ले आवर्ती तरंग और समय के बीच के संबंध का, तो द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन v इक्वल टू एफ लेमडा, यानी v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, f इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। आवर्ती तरंग दैर्ध्य और वेग के बीच का संबंध जो कि v इक्वल टू एफ लेमडा जो कि समीकरण द्वारा जो कि दर्शाया जाता है, जहाँ v तरंग का वेग है, f आवृत्ति है और लेमडा जो कि तरंग दैर्ध्य है। एडिशनली फ्रीक्वेंसी एफ एंड टाइम पीरियड टी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक्सप्रेस एज एफ इक्वल टू 1/t और टी इक्वल टू 1/f। इसके अतिरिक्त आवृत्ति एफ और आवर्त कालती एक दूसरे के जो कि व्युत्क्रमानुपाती जो कि होते हैं, जिसे एफ इक्वल टू 1/t या टी इक्वल टू 1/f के रूप में जो कि व्यक्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम वेयर वर द उलेमा हु सपोर्टेड गांधी जी अगेंस्ट द रॉयल एक्ट, यानी रॉयल एक्ट के खिलाफ गांधी जी को सहायता करने वाले उलेमा कहाँ के थे। तो द उलेमा इस्लामिक स्कॉलर्स हु सपोर्टेड गांधी जी अगेंस्ट द रॉयल एक्ट वेयर मेनली फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, स्पेशली फ्रॉम द पंजाब एंड दिल्ली रीजन। रॉयल एक्ट के खिलाफ जो कि गांधी जी के सहायता करने वाले उलेमा इस्लामी विद्वान जो कि मुख्य रूप से उत्तर भारत से थे, जो कि विशेष रूप से पंजाब और दिल्ली क्षेत्र से आते थे। द प्रोमिनेंट उलेमा हु वर्क विथ गांधी जी इन द ओपोजिंग द रॉयल एक्ट इंक्लूडिंग मौलाना महमूद हसन, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महाली एंड मौलाना हुसैन अहमद मदानी। इसके कुछ प्रमुख उलेमा थे जिन्होंने रॉयल एक्ट के विरोध जो कि गांधी जी के साथ काम किया, जैसे कि मौलाना महमूद हसन, मौलाना अब्दुल बारी फिरंगी महली और मौलाना हुसैन अहमद मदनी। These scholars oppose the Rowlatt Act not only religious ground but also for political and social justice। इस इन विद्वानों ने न केवल धार्मिक आधार पर जो कि बल्कि राजनीतिक और सामाजिक न्याय के लिए भी जो कि रॉयलेट एक्ट का विरोध किया। चलिए नेक्स्ट है आपका हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन 1980, यानी फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 1908 किसे मिला था फिजियोलॉजी में। तो बात करें 1908 द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन वाज जॉइंटली अवॉर्डेड टू इलिया इलाइच मैकनिकोव एंड पॉल एलरिच, यानी 1908 में फिजियोलॉजी या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार इलिया इलिच मैकनिकोव या और पॉल एलरिच को जो कि संयुक्त रूप में दिया गया था। दे वेयर अवॉर्डेड द प्राइज फॉर देयर वर्क और इम्यूनिटी। उन्हें यह पुरस्कार जो कि प्रतिरक्षा पर उनके काम के लिए जो कि दिया गया था। तो ये रहे क्वेश्चन जो कि आपके सेकेंड शिफ्ट में आज पूछे गए थे। बाकी इसका पीडीएफ जो कि टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, सभी क्वेश्चन का सभी शिफ्टों का जो कि मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे ही, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।